नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। आज अपर कट में बात करेंगे कल हुए गेल बनाम बेंगलोर के मैच की, जहां पर गेल और राहुल ने मिलकर पूरी टीम को ही हरा दिया। अगर मैं बात करूं, जैसे पिछले मैच में राहुल के से 38 रन से बेंगलोर मैच हार गई थी, तो कल गेल और राहुल की जोड़ी से ही मैच हार गई। उन सब पे भी बात करेंगे और बात करेंगे कहां चूक हुई, जो आखिरी ओवर में भी पंजाब फंसती नजर आई। और कहीं ना कहीं बात आज हम आज के मैच की भी करेंगे, नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीमें जब आमने सामने हुई हैं तो हमेशा से उन पर भारी रही है मुंबई इंडियंस। और एक उससे पहले आपको एक खबर बता दूं कि दिनेश कार्तिक ने मैच से ठीक पहले कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान को केकेआर कप्तान बना दिया है। बता दूं कि दिनेश कार्तिक ने मैच से ठीक पहले कैप्टनसी को छोड़कर इयोन मॉर्गन को केकेआर की कप्तानी सौंप दी है। उन्होंने हैंडओवर कर दिया एक तरीके से। ये कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से आईपीएल का सीजन शुरुआत हुआ था, 7-8 मैचों के लिए कप्तान बनाए गए। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के लिए भी था कि भैया दिनेश कार्तिक 7 से 8 ही मैच कैप्टनसी करेंगे, उसके बाद इयन मॉर्गन या किसी और को बना दिया जाएगा कैप्टन। ऐसा ब्रेंडन मैकलम ने भी बातों ही बातों में, इशारों में, किसी इंटरव्यू में कहा था। उन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर, जिन्होंने हमेशा झारखंड में युवाओं को मौका दिया है। धोनी के बेहद पसंदीदा लोगों में गिने जाते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। धन्यवाद। मनोज जी, मैच से ठीक पहले दिनेश कार्तिक का कैप्टनसी को छोड़ देना, कहीं ना कहीं उन पे जो प्रेशर था वो रिलीज करने चाह रहे थे वो। जी हाँ, ये दोनों टीमें 7-7 मैचें खेल चुकी हैं और अभी आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो सभी टीमों ने अपने आधे मैच खत्म कर लिए। और ऐसे में केकेआर की स्थिति जो है अभी वो चौथे पोजीशन पर है। और दिनेश कार्तिक ने पर्सनल लेवल पर एज ए कैप्टन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा नहीं रहा है इस आईपीएल में। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो काफी दबाव में थे। और मैनेजमेंट के लिए भी एक दुविधा की बात थी कि उनके कप्तान अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनके बैटिंग ऑर्डर्स को कितना ज्यादा हम सफल कर पाए, किस तरह से उनको हम रिलीज करें, ये सभी बातें थी। और वो अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर भी ले रहे थे। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ने का जो निर्णय लिया और मैनेजमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है। और दिनेश कार्तिक के ऊपर से प्रेशर घटा है। इयन मॉर्गन ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इंग्लैंड को लीड किया है, वर्ल्ड कप जिताया है। तो मुझे लगता है कि एक बचे हुए 7 मैचों में एक नए स्ट्रैटेजी के साथ केकेआर उतरेगी और ये कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक के लिए फायदेमंद हो। मनोज जी, लगता नहीं कि आधा टूर्नामेंट निकल गया, एक कैप्टन है जिसने पूरी टीम को एक तरीके से संजो के एक धागे में पिरो के रखा हो, जो युवाओं को भी मौका दे रहा हो। हाँ, उसके कुछ फैसले अलग हो सकते हैं, वो फैसले कुछ अलग ढलग कर रहा था। जहां पे सौरभ त्रिपाठी को एक मैच में ओपन करा रहा था, अगले मैच में उसको छठे डाउन पे उतारा था, कुछ अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा था, रन बनाना चाह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एकदम से 7वें मैच में, मैच से ठीक पहले मैच के दिन एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट आता है। उसके बाद ये दिनेश कार्तिक कहते हैं कि अब मैं अपनी केकेआर की कैप्टनसी एन मॉर्गन को हैंडओवर करता हूं। इसकी कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे। मेरी बात भी हुई थी कुलदीप यादव से, तो उन्होंने भी ये बात कही कि कहीं ना कोई कुछ मैनेजमेंट कुछ बड़ी चीज सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि 14 मैचों में जैसे कुलदीप को बाहर करना, शिवम मावी को एकदम से टीम से निकालना, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद उनके प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना, कहीं ना कहीं उनके जो फैसले थे वो टीम के लिए घातक साबित हो रहे थे। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो है कि हम लोग हमेशा से कहते हैं कि क्रिकेट इज अ टीम गेम प्लेड बाय इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो मैटर करती है और उन सभी चीजों के बाद टीम आता है। क्योंकि टीम अगर नहीं जीतेगी, टीम अगर अच्छा नहीं करेगी, टूर्नामेंट में टीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी, तो आप इंडिविजुअली परफॉर्म करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां तक कि दिनेश कार्तिक के कप्तानी में डिसीजन की बात है, तो जब आप कप्तान के तौर पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो वैसे में आपके डिसीजंस में भी कहीं ना कहीं गलतियां होने लगती हैं, क्योंकि आप खुद दबाव में खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं दबाव से बाहर निकलूं। तो आप जब दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं तो वैसे में कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस पे क्वेश्चंस उठते हैं, आप गलत डिसीजंस आपके हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। और मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक ने भी बहुत ही स्पिरिटेड वे में इस चीज को लिया है और उन्होंने स्टेप डाउन किया है। और ऐसा नहीं है कि उनके जो प्लेयर्स को जो बैटिंग ऑर्डर जो शिफ्ट करना होता है या तय करना होता है वो अकेले ही वो कर देंगे। ठीक है, कप्तान की बात सुनी जाती है, चलती है, लेकिन टीम मैनेजमेंट पूरा इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेटेजी बनती है और किस तरह से कौन आएगा। जैसे कल के मैच में आपने देखा होगा कि ग्लेन मैक्सवेल ने पारी की शुरुआत की गेंदबाजी में।
तो ये ग्लेन मैक्सवेल ने शुरुआत की, तो ये अचानक से कप्तान खाली सोच लेंगे कि नहीं राहुल ने सोचा और ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी करा दी, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक पूरी सुनियोजित माने ये होती है कि टीम को हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे। दूसरी चीज है कि अब जो आईपीएल में मैचेस होंगे, पिचेस अब किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आधा टूर्नामेंट खत्म हो गया है, इन सभी चीजों को कंसिडर किया जाता है और टीम मैनेजमेंट का ये रहता है। और मैनेजमेंट के लिए कार्तिक का परफॉर्मेंस एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। देखो मनोज जी, 7 मैच में 108 रन बनाए हैं, टीम ने भी उनको फ्री स्टाइल खेलने का मौका दे दिया है जिस हिसाब से वो खेलते हैं। अब उनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर नहीं होगा, और उनके प्रेशर में आने से तमाम प्लेयर और भी प्रेशर में आ रहे थे, चाहे वो शुभमान गिल हो या नीतीश राणा हो। जब टीम का कैप्टन परफॉर्म नहीं करता तो कहीं ना कहीं प्रेशर आप पे बढ़ जाता है। तो कहीं उसको देखते हुए भी दिनेश कार्तिक ने कैप्टनसी को छोड़ा है, और तमाम बातें ऐसी हैं जैसे उनके कुछ फैसले, मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि उनके फैसलों पे कहीं ना कहीं टीम को थोड़ा परेशानियों से सामना करना पड़ा, मैच भी हारे। लेकिन कहीं ना कहीं अब एन मॉर्गन को आधे टूर्नामेंट बाद कैप्टनसी दे दी गई है, अब वो उसको अपने हिसाब से करेंगे, उनके कौन से प्लेयर चाहिए, कैसी वो टीम रखेंगे, सौरभ त्रिपाठी कहाँ खेलेंगे, इन सब पे नजर होगी कि एन मॉर्गन कैसे कैप्टनसी करते हैं आज। जरूर जरूर, देखिए एक तो क्या है कि ये पूरे इस आईपीएल में सभी टीमों के कप्तान भारतीय थे, और ये पहली दफे एक ओवरसीज प्लेयर कप्तानी करने जा रहा है केकेआर की। तो मुझे लगता है कि एन मॉर्गन काफी मैच्योर कप्तान है, और टीम की जो अभी बाकी जो बचे 7 मैच हैं, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चौथे पायदान पर है केकेआर। केकेआर बीच में लटके हुए हैं। अभी क्या है, यहाँ से उनको हर मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरी टीमें भी मैच जीतने का प्रयास करेंगी, और वो अपने अंक तालिका में अगर वो ऊपर आते हैं तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए थ्रेट है। तो केकेआर एकदम बहुत ही बॉर्डर लाइन पर खड़ा है, यहाँ से उनको अपना पोजीशन तीसरे नंबर दूसरे नंबर पर बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती केकेआर के लिए, और इसलिए उन्होंने कप्तानी बदली है कि यहाँ से अब किसी भी मैच में छोटी सी भी गलती कर पाना उनके लिए संभव नहीं है। इस चीज को प्लग करने के लिए, कार्तिक से बोझ हटाने के लिए, गलत डिसीजन ना हो दबाव में, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर यह किया गया, और मुझे लगता है कि ये निर्णय सही है। बिल्कुल निर्णय सही होगा। अभी अब दिनेश कार्तिक फ्री स्टाइल खेल सकते हैं, वो एज अ कीपर, एज अ बैट्समैन टीम में खेलेंगे और मदद करते नजर आएंगे एन मॉर्गन की भी, क्योंकि इस युवा टीम को एक फिर से संजोने की जरूरत है, क्योंकि इस टीम में जोश भी है। शिवम मावी की मैं बात करूं या कुलदीप यादव की बात करूं, मैं बात करूं कमलेश नागरकोटी की, प्रदर्श कृष्णन की, ये सब एक अच्छी टीम बन सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर इनको सही से गाइडेंस मिल जाए। अब मैं बात कर लेता हूं जरा आज के मैच की। आज दुबई में खेले जाने वाले मैच की मैं बात करूं मनोज जी, तो आज मुंबई इंडियंस का मैच है। एक झारखंड के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि झारखंड के 2 प्लेयर मुंबई इंडियंस टीम में हैं, ईशान किशन और सौरभ तिवारी। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड कहीं ना कहीं सपोर्ट करता नजर आएगा मुंबई इंडियंस को। नहीं, ये एक बात तो सही है कि भावनात्मक तौर पे जहां भी हमारे राज्य के खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगता है कि वो टीम जीतनी चाहिए, और हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलें, ये हर कोई चाहता है, जो कोई भी सपोर्टर है वो इस बात को चाहता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आप देखेंगे, क्रिकेट के एक दर्शक के तौर पे जब आप इस चीज को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि केकेआर और मुंबई इंडियंस दोनों टीम काफी जबरदस्त, दोनों के फैंस हैं, काफी दर्शक हैं उनके, क्रिकेटर और दर्शक उनके फैंस हैं। दोनों ही टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त है। चेन्नई की फैन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी है। तो ये तीनों टीम ऐसी हैं जिनकी की फैन फॉलोइंग बहुत ही बेहतरीन है। अभी भी अगर आप आईपीएल की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल प्लेयर पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग और सबसे बड़ा स्टार धोनी ही है अभी भी। तो ये सभी चीजें हैं, और झारखंड से हैं, अगर मुझे लगता है सौरभ तिवारी है, ईशान किशन है। ईशान किशन ने बेहतरीन पारियां खेली हैं, उनमें काफी क्षमताएं हैं। सौरभ शुरुआत में अच्छा खेले हैं, लेकिन उसके बाद उनको मौका नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि आज ईशान को खेलने का मौका मिलेगा, तो ईशान से हमें काफी उम्मीदें हैं, अच्छा खेलेंगे। और अगर ईशान जैसे प्लेयर अगर अच्छा खेल गए तो टीम को जीतने से रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। एक बार आज जो दोनों टीमें हैं, एक बार संभावित 11 इनका क्या होगा, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक बार संभावित प्लेइंग 11 केकेआर का क्या होगा, मनोज जी उस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा करते हैं उस पर। कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: राहुल त्रिपाठी, शुभमान गिल, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन कप्तान, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, कमलेश नागरकोटी, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पेट कमिंस। मनोज जी आपने टीम देखी, ये टीम कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को मिस कर रही है। जब हुई
थी तो मैंने आपके इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि देखिए कुलदीप यादव ऐसे प्लेयर हैं, और ये अबू धाबी में आप मैच खेल रहे हैं, ये बड़ा ग्राउंड है, ये शारजा के जैसा छोटा ग्राउंड नहीं है। और ऐसे बड़े ग्राउंड में जब आप खेलते हैं तो कुलदीप यादव इस तरह के प्लेयर हैं कि एक मैच खिलाकर आप उसको बैठाकर उनसे परफॉर्मेंस की आशा नहीं कर सकते। तो कुलदीप यादव आपको मैच विनिंग प्लेयर हो सकते हैं अगर आप उन पर भरोसा दिखाएं। तो ये डिपेंड इस बात पर करता है कि कप्तान को कितना भरोसा है। तो लेग स्पिनर्स जितने भी होते हैं वर्ल्ड में, जब भी आप देखेंगे लेग स्पिनर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देने की जरूरत होती है, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ कप्तान उसको दे सकता है। वो आपके लिए मैच विनिंग बॉलिंग कर सकता है। एक और चीज आप देखेंगे आईपीएल में, जैसे जैसे मैच होते जा रहे हैं अब स्पिनर्स को जगह मिल रही है, बॉल घूम रहे हैं, विकेट थोड़ा स्लो हुआ है। कल भी अगर आपने मैच को ध्यान से देखा होगा तो स्पिनर्स की भूमिका रही है इस मैच में। चहल ने जिस तरह से गेंदबाजी की, उन्होंने लास्ट तक मैच ऐसा हुआ कि टाई होने का और की स्थिति आ गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें कि इन्होंने जो मैक्सवेल से बॉलिंग की ओपनिंग करवाई, वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, अमित मिश्रा अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन टूर्नामेंट से इंजर्ड होकर बाहर हो गए। तो स्पिनर्स का रोल आस्ते आस्ते अब जो नेक्स्ट जो मैचेस बचे हैं आईपीएल के, मुझे लगता है कि स्पिनर्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और अबू धाबी जैसे बड़े मैदान में कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका इनको मिलना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर इनकी टीम की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती जैसा एक मिस्ट्री बॉलर भी इनके पास है, सुनील नारायण है आपके पास, नीतीश राणा भी। इनके बात करूं केकेआर टीम की मनोज जी, तो इनके पास कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, वो नीतीश राणा के रूप में भी है। और ये मैं बात करूं, सुनील नारायण बॉलर है, आंद्रे रसल है, प्रसिद्ध कृष्णा है इनके पास, वरुण चक्रवर्ती है, पैट कमिंस जैसा शानदार बॉलर है, कमलेश नगारकोटी जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर है भारतीय। तो कहीं ना कहीं एक बॉलिंग लाइनअप अगर इनकी मैं बात करूं तो ऑप्शन बहुत है इनके पास। अगर उसमें कुलदीप यादव भी जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं 4 चांद लग जाएंगे। महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपके जो भी बॉलिंग ऑप्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे क्या काम करवाना चाहते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि 2020 में मौके आपके पास बहुत कम होते हैं। तो आपके जितने भी बॉलिंग स्ट्रेंथ हैं, बैटिंग स्ट्रेंथ है, केकेआर को जहां तक मुझे लगता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन उन्होंने प्रॉपर अभी तक भी नहीं किया, कॉम्बिनेशन वो प्रॉपर नहीं बना पाए। अगर वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना पाए तो मुझे लगता है कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन है और वो बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे सकती हैं। और उनको स्पेसिफिक बॉलिंग करने की जरूरत है, स्पेसिफिक गाइडलाइन के साथ में कि आपको करना क्या है, ये जो ओवर आपको फेंकने हैं किस तरह से फेंकने हैं, किनके साथ अटैक करना है, कैसे करना है, प्लानिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बॉलिंग जो कॉम्बिनेशन है उसको सेटअप करने में दिनेश कार्तिक विफल रहे हैं अभी तक के 7 मैचों। बिल्कुल। अब इस बॉलिंग टीम, इस बॉलिंग लाइनअप का जिसको सामना करना है मुंबई इंडियंस को, एक बार उसके प्लेइंग 11 जो संभावित हो सकता है, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। एक बार मुंबई इंडियंस के संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। मुंबई इंडियंस का संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, किरोन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर। मनोज जी, इस टीम में भी एक अच्छा लेग ब्रेक है राहुल चाहर। ये अपनी टीम को कहीं ना कहीं पूरे टूर्नामेंट में खूब मदद करने वाला है। नहीं, राहुल चहर ने इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी बॉलिंग की है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे 7 मैचों में 5 मैच मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है नहीं, वो दूसरे पायदान पर अभी हैं। और मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस की जिस तरह से बैटिंग है, जिस तरह से उनके बैट्समैन सूर्य कुमार यादव परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे हैं, तो केकेआर की बॉलिंग की बात हम लोगों ने चर्चा जरूर की कि केकेआर अगर सही कॉम्बिनेशन के साथ इनके बॉलर जाते हैं तो काफी मजबूत बॉलिंग लाइनअप है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुणाल, ये सभी जो इनके खिलाड़ी हैं, जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है मुंबई इंडियंस के पास, क्विंटन डिकॉक। तो मुझे लगता है कि इन बल्लेबाजों के ऊपर हावी हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अबू धाबी का मैदान बड़ा है, इसमें बड़े हिट लगाने पर आउट होने के चांसेस हैं। तो ये आज देखना पड़ेगा कि ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी का जो ये दंगल है, ये किस ओर जाता है और अपर कट में कौन अपर हैंड लेकर जाता है। बिल्कुल, अपर कट कौन लगाता है, दोनों ही टीम अपर कट लगाने में माहिर हैं। फिलहाल अपर कट में एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया। मनोज जी, आगे आते ब्रेक से लौटने के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो अपर कट में। अब सीधा पहुंचते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट के पास, उनसे पूछते हैं आज के मैच में दोनों टीमें सामने होंगी तो कौन किसका पल्ला ज्यादा भारी होने वाला है। मनोज जी, आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो किसका पल्ला आपको लग रहा है थोड़ा भारी रहेगा? देखिए, जहां तक कि आज के मैच का सवाल है, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा डेफिनेटली भारी है, क्योंकि इस पूरे सीजन में अगर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ एक जो बात मुझे खटक रही है वो ये है कि इयान मॉर्गन अभी कप्तानी के रोल पर जरूर आए हैं केकेआर में, आज से वो कप्तानी संभालेंगे, लेकिन खुद उनका परफॉर्मेंस भी इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा नहीं रहा है, बहुत उत्साहजनक परफॉर्मेंस उनका भी नहीं रहा है। एंड्रयू रसल से हम लोगों ने जिस तरह की बल्लेबाजी देखी है, जिस तरह से विस्फोटक उन्होंने बल्लेबाजी की है, गेंद से भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसके पहले के आईपीएल्स में किया है, उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक हम लोगों ने रसल से भी नहीं देखा है। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट हमें दिखा है केकेआर की तरफ से। इसके अलावा शुभमन गिल बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं केकेआर के, लेकिन त्रिपाठी को जो उन्होंने रीशफल किया है तो एक जगह पर उनको भी सेटल होने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। उस तरह की बातें मुंबई इंडियंस के साथ नहीं है। मुंबई इंडियंस की टीम एकदम परफेक्ट सेटल्ड है, बॉलर्स, बैट्समैन, हर किसी को अपने जगह का पता है कि मैं कहाँ खेलूंगा, मुझे क्या करना है, मुझे क्या जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है कि जॉब स्पेसिफिकेशन मुंबई इंडियंस ने जितनी क्लैरिटी है, उतनी क्लैरिटी की कमी कहीं ना कहीं केकेआर में है। अगर इस चीज को वो ठीक कर लें, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त टक्कर होगी आज के मैच में। बस अपने स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन को सही करने की बात। बिल्कुल, एक बार नजर डालें जरा। मनोज जी, आपकी बातें सुनी, कहीं ना कहीं लोगों को अपने जॉब पता होना चाहिए कि मेरा इस टीम में क्या रोल है। एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग कि जब दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो किसका पल्ला ज्यादा भारी रहा है। एक बार हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 25, मुंबई इंडियंस 20, केकेआर 5, नो रिजल्ट 0। क्या कहते मनोज जी, यहाँ पे तो सीधा सीधा अगर कहा जाए कि नेक टू नेक भी लड़ाई नहीं है। लगभग 20 मैच जीती है मुंबई इंडियंस केकेआर से। देखिए, जहां तक कि ये मानसिक एक जो गेम होता है जिसमें कि मुंबई इंडियंस आगे है डेफिनेटली केकेआर से, कि वो एक दबाव रहेगा कि हमने कितने मैचेस आपके अगेंस्ट में जीते हैं, कैसे जीते हैं, तो ये सभी बातें तो रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जब मैच वो खेलने उतरेंगे तो बाकी पुरानी मैचेस उनके दिमाग में नहीं रहता है। आज के प्लेयर्स काफी प्रोफेशनल्स हैं, टीम मैनेजमेंट का हेल्प इनपुट्स बड़ा जबरदस्त उनके साथ रहता है, कोच का इनपुट्स रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पुरानी बातें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी इस पर। लेकिन जहां तक कि आंकड़ों में हम जाएंगे तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा हमें भारी दिखता है। बिल्कुल भारी दिखता है। भी एक बार जरा मनोज जी हम लोग बात कर लें कि दोनों टीमें हम लोगों ने देख ली, कौन से प्लेयर इन पे चर्चा भी हो गई। एक बार प्लेयर टू वॉच जो है हमारा आज का, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आज के प्लेयर टू वॉच हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर शुभमान गिल। मनोज जी, आज का मैंने प्लेयर टू वॉच में रखा है शुभमान गिल को। थोड़ी सी रन की भूख कम हुई है तो मुझे लगता है आज के मैच में ये एक बड़ी पारी खेलेंगे।
नहीं, देखिए शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में 7 मैचों में अभी तक 254 रन बनाए हैं और काफी अच्छी पारियां खेली हैं और इस लड़के में अच्छी क्षमता है। ये आने वाले समय में भी एक काफी अच्छे मैचेस खेल सकते हैं। लेकिन अब ये देखने की जरूरत है कि अब जो टूर्नामेंट के मैचेस होंगे, बचे हुए 7 मैच, ये तो एक प्रेशर मैच तो है ही। इसके अलावा क्या है कि अब विकेट का भी जो स्वरूप था, जो टूर्नामेंट के शुरुआत में था और अब जो स्वरूप हम लोग देख रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर हो गया है। अब जो स्पिनर्स को थोड़ा ज्यादा मदद है इस मैचेस में, जैसा आप देखने को मिल रहा है, तो शुभमन गिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो अपने विकेट को बचाकर खेले, क्योंकि बड़े मैदान में आप खेल रहे हैं, विकेट का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हुआ है, विकेट थोड़ा स्लो भी हो जाएगा, तो स्ट्रोक को आपको थोड़ा चेक कर कर खेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि उनमें ये सभी क्षमताएं हैं और प्लेयर्स भी इस बात को जानते हैं कि अब जो टूर्नामेंट में हम जा रहे हैं, किस तरह के पिचेस पे जा रहे हैं, कैसे बॉलर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल डेफिनेटली इज अ प्लेयर्स टू वॉच। बिल्कुल, इनको देखना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जिस हिसाब से ये स्पिन खेलते हैं या मीडियम पेसर बॉल को खेलते हैं, कहीं ना कहीं प्योर मैच्योर बैट्समैन लगते हैं। स्पिनर्स को भी इतने अच्छे तरीके से खेलते हैं, जल्दी मारने नहीं जाते हैं, अगर मारने भी जाते हैं तो क्लीन हिट मारते हैं। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल को और थोड़ा प्रिपेयर होना होगा इस टूर्नामेंट के लिए, थोड़ा सा और, कि स्पिनर्स को थोड़ा और आराम से खेले, पीछे आके जो पंचेस मारते हैं उन पर थोड़ा और वर्क कर ले, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बैट्समैन है ये। जी देखिए, 2 चीज है। एक तो क्या है कि पहले 6 ओवर का जो इस्तेमाल करना है, जो सर्किल है, प्लेयर्स अंदर रहते हैं, तो उसका जो इस्तेमाल करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो एज ए ओपनर जब आते हैं तो उनके पास एक ये भी लक्ष्य रहता है कि 6 ओवर में हम विकेट ना खोते हुए कितने रन को प्राप्त करना है। और उसके बाद जब 6 ओवर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या जो इनिंग्स को फिर बिल्टअप करना है, क्योंकि देखिए जब विकेट स्लो होता है, स्ट्रोक अगर थोड़ी दिक्कत होती है, तो वैसे में नए खिलाड़ी आकर तुरंत आपके पारी को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाएंगे, इसमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो किसी एक प्लेयर को इनिंग्स को पकड़कर लेकर जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शुभमन गिल की ये जिम्मेदारी है। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस कार्य को करने में सक्षम है और एक अच्छी शुरुआत केकेआर को दे सकते हैं। बिल्कुल, ये तो मैच होने के बाद ही पता चलेगा कि शुभमन गिल ने कौन सी अच्छी पारी खेली और सामने आई टीम किस बॉलर ने इनको परेशान किया। बहरहाल अब वक्त हो गया है सर आपके प्रेडिक्शन जानने का। अगर आज का प्रेडिक्शन आपका क्या कहता है, अबू धाबी ऐसे बड़े ग्राउंड में कितना स्कोर बनेगा? देखिए, इस ग्राउंड में मुझे लगता है कि 170 से 180 का जो स्कोर है, ये बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा। जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो अगर वो 170 से 180 का स्कोर अगर बनाती है, तो ये डिफेंडेबल टोटल होगा और अच्छे चैलेंज होंगे इस मैच में। और आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं मनोज जी? सपोर्ट तो जहां तक करने की बात है, मैं आपको, क्योंकि केकेआर जो है हमारे पूर्वी क्षेत्र कलकत्ता, हमारे बंगाल हमारा पड़ोसी है और अलग लगाव है हम लोगों का बंगाल से, लेकिन मुंबई में इस देश की आर्थिक राजधानी है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा तो सपोर्ट होगा केकेआर के लिए। मैं जरूर केकेआर के लिए सपोर्ट करूंगा। ईशान किशन डेफिनेटली मुंबई के लिए खेल रहे हैं, सौरभ तिवारी मुंबई के लिए खेल रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में, लेकिन मैं सपोर्ट केकेआर को करूंगा। उसका रीजन एक और ये भी है कि ये चौथे नंबर पर वो टीम है 7-7 मैच खेलने के बाद। अगर केकेआर यहाँ मैच जीतती है तो मुझे लगता है कि केकेआर को इस टूर्नामेंट में और आगे देखने का हम लोगों को मौका लगेगा। तो मैं डेफिनेटली इस मैच में केकेआर को सपोर्ट। तो अगर बात कर लूं मनोज जी, टॉस जीत के टीमें क्या करना पसंद करेंगी इस बड़े ग्राउंड में? इसमें कोई संदेह नहीं है, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, धन्यवाद आपके पूरे प्रेडिक्शन के लिए और धन्यवाद आपका के न्यूज़ से जुड़ने के लिए भी, हमारे खास शो अपर कट में जुड़ने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल मनोज जी से हम लोगों ने चर्चा की आज पूरे मैच में। उन्होंने बताया कि किस टीम को पल्ला थोड़ा भारी रहेगा, किस प्लेयर को हम लोग को आज देखना चाहिए, और उन्होंने स्कोर ही बताया कि 170 से 180 के बीच आज का स्कोर रहेगा। बड़ा ग्राउंड है तो टॉस जीत के टीमें बैटिंग करना ही चाहेंगी और इन सब पे हम लोग नजर डालेंगे अभी जब मैच स्टार्ट होगा। उसके बाद कल फिर इसी शो में चर्चा करेंगे इस मैच पर अपने एक्सपर्ट के साथ। फिलहाल अपर कट में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे